खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अयोध्या के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के 25 साल बाद सिर्फ यह तय हो पाया है कि अब इस मामले में बीजेपी के 12 बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह अहम फैसला सुनाया कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करे। मामले से जुड़े जजों के तबादले पर भी रोक लगा दी गई है। सीबीआई को आदेश दिया गया है कि इस मामले में रोज उनका वकील कोर्ट में मौजूद रहे। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह पर उनके पद की वजह से केस नहीं चलेगा। हालांकि अदालत ने उम्मीद जरूर जताई है कि वो अपना पद छोड़कर ट्रायल का सामना करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश का अब क्या हो पाएगा बड़ा खुलासा। क्या बाबरी के मुजरिम पहुंचेंगे अपने अंजाम तक? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। अगर उनके खिलाफ सबूत था और हम समझते हैं सबूत है, उनको जेल में जाना चाहिए था। जो रथ यात्रा में साथ साथ थे, आज वो हुकूमत कर रहे हैं। क्योंकि साजिश तो वहाँ कुछ थी नहीं। अयोध्या में सब कुछ ओपन था कि सीबीआई ने जो काम किया वो साजिश है। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में बीजेपी के सीनियर लीडरों एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत दीगर 13 मुलजिमीन के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने खुसूसी आईनी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मुकदमा चलाने का ऐलान किया। इसके अलावा रायबरेली में चल रहे मुकदमे को लखनऊ बेंच मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क के कई लीडरों ने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि कुछ लीडरों का मानना है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई बहुत देर से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि संपूर्ण न्याय होगा, दोषियों को सजा मिलेगी और बगैर किसी भय, पक्षपात या दबाव के अदालत अपना निर्णय दे देगी। कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने ये तमाम एक्यूज को बचाने की कोशिश की। अगर वो एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू कर देते तो अब तक क्रिमिनल ट्रायल खत्म हो जाता। गांधी के कातिलों में 2 साल की सजा हो गई और जो बाबर मस्जिद जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है डिमोलिशन का, अभी तक चल रहा है। अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। वाज़ेह है कि रायबरेली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में आडवाणी, जोशी समेत बीजेपी और संघ परिवार के 6 लीडरों के खिलाफ इश्तियालंगेज तकरीर के सिलसिले में मुकदमा चल रहा है, जबकि लखनऊ केस का ताल्लुक कार सेवकों और बाबरी मस्जिद इंहदाम से जुड़ा है। लेकिन साजिश का मुकदमा शुरू होने के बाद मुलजिमीन के खिलाफ दोबारा चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी, बल्कि सीबीआई ने 5 अक्टूबर 1993 में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसके तहत सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने अब तक उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई फैसला नहीं सुनाया है, क्योंकि कल्याण सिंह राजस्थान के मौजूदा गवर्नर हैं और आर्टिकल 361 के तहत कल्याण सिंह को आईनी तौर पर छूट हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बीजेपी के रहनुमाओं के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके बाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ये पुराना तनाजा आज फिर सुर्खियों में आ गया। लेकिन बाबरी मस्जिद इंहदाम को 25 साल गुजरने के बाद भी अब तक इस केस में किसी को सजा नहीं हुई है। लेकिन कुछ सियासी जमातों को आज भी इसमें सियासी रोटी सेकने का अच्छा मौका नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो 25 साल बाद सिर्फ ये तय हो पाया है कि बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज, वो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। इसके अलावा हफीज गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो समाजवादी पार्टी से जिनका ताल्लुक है और कानून के जानकार भी हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और तनवीर अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बेंगलोर से, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद क्या यह उम्मीद की जाए कि मॉरल ग्राउंड लेते हुए
लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अपनी संसद की सदस्यता छोड़ेंगे? क्या यह उम्मीद की जाए कि उमा भारती मोदी कैबिनेट छोड़ेंगी, इस्तीफा देंगी? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, यह मॉरल ग्राउंड की बात ही नहीं है, यह अभी एक चार्जशीट है और यह भी पॉलिटिकल केस है। हम भारतीय जनता पार्टी अपने आप से मानते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, हमारे मैनिफेस्टो में है। हाँ। उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक आंदोलन हमारे नेताओं ने किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सबने, और पार्टी की पूरी मशीनरी, कार्यकर्ता, लीडरशिप सब लगे थे राम मंदिर की डिमांड के लिए। तो उस आंदोलन के लिए हमारी भागीदारी थी, लेकिन यह जो बात है उसके जो विवादित ढांचे को गिराने की हमारी कोई साजिश नहीं थी। वह तो उस वक्त की समाजवादी पार्टी के 1990 में जो एट्रोसिटीज थी, लोगों की जन भावना वहां से उभर के आई और उसके कारण वो विध्वंस हो गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि इसमें कोई किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है। जाहिर है जिस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है कि आपराधिक साजिश का केस बनता है, तो उसको तो अब कोई नकार नहीं सकता। इसलिए मेरा सवाल यह है कि अब ये फैसला आने के बाद कि केस चलेगा। नहीं, समीर भाई ऐसी बात नहीं है। जी, हाँ बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, यह कोर्ट या एफआईआर थी जब रायबरेली के कोर्ट में इन 21 नेताओं के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें यह सारी धाराएं लगाई थी, जिसको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में निरस्त कर दिया था और ये कहा था कि क्रिमिनल जो 120B है, ये कॉन्स्पिरेसी वाली जो धारा है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ सीबीआई ने अपील की थी, तो उसके अगेंस्ट उसने कहा कि नहीं, इसको क्लब कर दिया जाए और कोर्ट पे केस किया जाए। कोर्ट ने पुराने फैसले को निरस्त कर दिया ना, नहीं कहा है कि, और ये कह दिया कि नहीं आपराधिक साजिश का केस चलेगा, निरस्त नहीं किया। हाँ, तो उसमें क्या सीबीआई ने डिमांड की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप केस चलाइए, और क्लब कर दिया। क्लब करने के कारण आपराधिक मामले के ऊपर, क्योंकि बाकी जगहों पे लखनऊ कोर्ट में वहां पे आपराधिक मामला, कॉन्स्पिरेसी का मामला था, तो जब कोर्ट ने ये क्लब करने की बात कर दी तो उसके कारण ये एक्सेप्ट किया। तो ठीक है, अभी तो फैसला होगा, कोर्ट में केस चलेगा। अभी तो ये एफआईआर के बेस पे एक चार्जशीट दाखिल करने की बात हुई है। हम इसको मानते हैं कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको सस्टेनेबल ना बन के निरस्त किया गया था, ऐसी मतलब सुप्रीम इस्तीफों का कोई सवाल नहीं उठता, बहस होगी और अंतिम फैसला आएगा। या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है। मिलाकर जो लबोलुआब आप निकाली है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने हालांकि सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, नेताओं ने आंदोलन किया। जो बात वो कह रहे हैं, इस्तीफों की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मॉरल ग्राउंड, ये सब बातें बस मीडिया में हो तो ही अच्छा है। अब दरअसल जमीनी हकीकत जो है वो बदल चुकी। पहले तो दोहरे मापदंड देखिए, पवन बंसल और अश्विनी कुमार जब हमारे मंत्री थे, उन पे एफआईआर भी नहीं थी। गोपाल जी, ये बार बार आपकी दिक्कत है कि मैं बोलता हूं आप बीच बोल पड़ते हैं। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। पवन बंसल और अश्विनी कुमार पे आज तक एक एफआईआर नहीं हुई। इनके नेता इस्तीफा मांगते थे, दोनों का इस्तीफा दिया गया। आज जो है ये झूठ बोल रहे हैं या इनकी जानकारी की कमी है, क्योंकि शायद वकील नहीं है। 153A, 153B और 505 में तो चार्जशीटेड है आडवाणी, उमा भारती, जोशी जी। ये मामला ये था कि 120B बिल्कुल इनके ऊपर जो है सीबीआई ने इसकी पैरवी ठीक नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि तब होम मिनिस्टर भी आडवाणी जी थे, सीबीआई उनको रिपोर्ट करती थी। उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की स्पेशल कोर्ट में और उसके बाद हाई कोर्ट में, तो वहां से उसको हटाया गया। सीबीआई फिर 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे ठीक से पैरवी हुई। और आज पैरवी ठीक से जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 120B का भी केस बनता है और इसमें इनके ऊपर ये भी चार्ज लगेगा। आप एफआईआर और चार्ज के स्टेज अलग अलग होती है। एफआईआर में प्राथमिक रूप से एक आरोप है, ये कहा गया है, और चार्ज होना या चार्ज का आगे जाना, चार्जशीट होना या चार्ज पे ट्रायल होना, इसका मतलब यह है कि प्राथमिक दृष्टि से आपके ऊपर मुकदमा चलने के लिए सबूत है। हाँ। इसका मतलब आज कोर्ट की निगाहों में आडवाणी जी और तमाम लोग जो है अभियुक्त है, केवल आरोपी नहीं है। तो ये बरगलाने का काम बंद करे, हमें यह बताए। ये हिंदू मुस्लिम आक्रोश के चलते मैं समीर भाई आपको थप्पड़ मार लूं और फिर कोर्ट में जाके कहूं
आक्रोश था। ये चलता है क्या? कानून का उल्लंघन हुआ है। उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया जो है फ्री एंड फेयर चल सके और उसमें निष्पक्षता हो और वो आजादी से सीबीआई और बाकी जो एजेंसी है पैरवी कर सके। ये होना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, और क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद ये एक जायज सवाल बनता है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ, जिन जिन नेताओं के खिलाफ अब आपराधिक साजिश का केस चलने वाला है, वो या तो सरकार में है तो इस्तीफा दें, और अगर संसद की सदस्यता उनके पास है तो वो छोड़ें? क्या ये सवाल जायज लगता है आपको? देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था 5 फरवरी 2016 को, और इस बारे में काफ़ी समय से हिंदू महासभा की स्पष्ट नीति है कि काफ़ी पहले 6 दिसंबर 1992 से पहले से भी श्री राम जन्म रामलला पे वहाँ पे पूजा होती थी। और जब 2010 में निर्णय आया माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय, तो 2010 में जो आया तो तीनों जजों ने रामलला को पूरी तरह निर्विवादित किया कि वो रामलला निर्विवादित है, वहाँ रामलला है। तो अगर उसके ऊपर के शिखर को तोड़ा जाता है तो मंदिर है, तो हमें लगता है कि वो पूरी तरह बाबरी मस्जिद न दिखा करके वो मंदिर तोड़ा गया और मंदिर तोड़ने के अपराधी है, मंदिर तोड़ने का केस चलाया जाए। और दूसरी तरफ जो हमारे भगवान रामलला आज टेंटों में है उसका निर्माण कराया जाए, इसके लिए हमने सरकार को किया है। और निश्चित रूप से मंदिर तोड़ने का, क्योंकि फैसला यानी आप ये कह रहे हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई, दरअसल राम मंदिर तोड़ा गया और मंदिर तोड़ने का केस चलना चाहिए बीजेपी नेताओं के खिलाफ, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, राम मंदिर तोड़ा गया, बिल्कुल तो चलना जी यही कह रहा हूं, क्योंकि 2010 में जो निर्णय आ गया उसमें तीनों जजों ने रामलला को निर्विवादित कहा है, और वो मंदिर के ऊपर, रामलला के ऊपर जब शिखर है तो वो मंदिर का शिखर, मंदिर तोड़ने का काम किया गया, तो मंदिर तोड़ने का केस चलना चाहिए। और इसमें हम एप्लीकेशन उसमें स्वयं इंटरव्यू करेंगे, हमारी हिंदू महासभा करेगी कि मंदिर के इसको फैसला किया जाए कि वो मंदिर तोड़ने के अपराधी है और मंदिर तोड़ने की उनकी सजा दी जाए। और दूसरे हमारे रामलला एच.एस. रावत साहब, डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, आपकी बातों पर थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी कार सेवा की थी, ये भी कार सेवक के तौर पर 1992 में वहां मौजूद थे। रावत साहब, राम मंदिर तोड़ डाला आपने? देखिए, मैं खुद भी कार सेवा की थी। स्वामी चक्रपाणी जी भी बहुत विद्वान हैं और संत महासभा के अध्यक्ष हैं और हिंदू महासभा के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हाँ। वहां मैं था उस समय पर जी, और मैंने वहां की सिचुएशन को देखा। वो एक जुनून था, लोगों में अपने राम के प्रति बहुत जबरदस्त श्रद्धा थी। और जब आडवाणी जी के ऊपर ये आरोप लगाया है, श्रद्धा ना कहिए ना, आडवाणी जी, उन्माद कहिए, उन्माद नहीं, श्रद्धा और जुनून। श्रद्धा, उन्माद होता है जैसे का आतंकवाद होता है, उन्माद था तभी तो इतनी बड़ी मस्जिद तोड़ डाली गई ना। पत्थर मारते वो उन्माद है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चलते वो उन्माद है। वो एक जुनून था अपने आस्था का। वहां आडवाणी जी ने रोका, उन्होंने कहा कि के मत चढ़िए, आप नीचे उतरिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और उससे पहले कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया पर, बिल्कुल कोई आडवाणी जी और 5 तारीख को भी कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। और भड़काऊ भाषण तो हर जगह होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नहीं था। और वहां आडवाणी जी ने साफ मना किया है और मैं वहां सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस तरह से मत चढ़िए, नीचे आ जाइए। तो फिर उनके ऊपर केस चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे वो मस्जिद तोड़ी चाहे मंदिर तोड़ा। इसलिए ये मतलब कार सेवक उस दिन 6 दिसंबर को पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे, तोड़ने की मंशा के साथ, पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। क्या जुनून आया, वो जुनून के कारण वो ड्रिल मशीनें, सरकार ने पहले वो ड्रिल मशीनें लेकर आना और वो रास्ते को पहले से रोक देना, मतलब वो सब, ये सब किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। लगी हुई थी, पूरी फोर्सेस थी वहां पर। जुनून इस बात का आया था कि पहले जितने साधुओं को गोली चलाई गई थी, वहां पर कार सेवकों को गोली चली थी, कोठारी बंधु मारे गए थे, उसमें उस जो हृदय विदीर्ण स्थिति थी उसको देख करके कार सेवक चढ़ गए वहां पर, और आडवाणी जी ने रोका था। और जो पूनावाला साहब ने कहा कि नैतिकता पर बंसल जी ने और असनी जी ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बोफोर्स घोटाले में आडवाणी जी ने और उमा भारती जी ने और मदन लाल खुराना जी ने नैतिकता में पद छोड़ा था। मैं तो इसीलिए तो उम्मीद की जा रही है ना, कम से कम लालकृष्ण आडवाणी से इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि वो तो नैतिकता दिखाएंगे। व्यक्ति की भावना और जो एक समुदाय की भावना है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति आगे चलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर इस तरह का केस रजिस्टर कराना मुझे लगता है उचित नहीं है। ठीक है, अब्दुल हाफिज गांधी साहब, इससे आप क्या मानेंगे? ये अगर इंसाफ के तकाजे की भी बात की जाए, ये कैसा इंसाफ है जब 25 साल बाद अदालतें ये तय कर पा रही हैं कि भाई इनके खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा? इंसाफ होगा कब?
देखिए समीर साहब, पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि कोई भी आस्था या कोई भी धार्मिक मामला संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, वो इसके तहत ही डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर चक्रपाणी जी दो मसलों को मिला रहे हैं। एक मसला तो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का है और दूसरा मसला सिविल मसला है, उसके टाइटल डीड को लेकर है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केयर साहब ने कहा कि अगर ये आपसी बातचीत से सुलझ जाए तो बढ़िया है। तो मैं समझता हूं कि सिविल मसला अलग है जो टाइटल को लेकर है, और जो ये मसला आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 120B में जो है केस चलना चाहिए, ये मसला क्रिमिनल मसला है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 25 साल लग जाते हैं ये डिसाइड करने में कि 120B लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए समीर साहब, एक टेक्निकल पॉइंट था जो 2001 में पैदा हुआ, जब लोअर कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर दो केसेस को ज्वाइंट करने, जो रायबरेली में चल रहा था और लखनऊ में चल रहा था, और सीबीआई ने 5 अक्टूबर 1993 को एक ज्वाइंट जो है चार्जशीट दाखिल की थी। तो ये मसला खड़ा हुआ कि क्या ये ज्वाइंट चार्जशीट बगैर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की परमिशन के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर ये दाखिल हो सकती है। तो एक टेक्निकल पॉइंट था कि कंसेंट नहीं ली गई और ये ज्वाइंट चार्जशीट दाखिल कर दी गई। यही मसला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने 2010 में कहा कि लोअर कोर्ट ने सही कहा है, और यही मसला फिर 2011 में सीबीआई और जो महबूब साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया है कि 120B चार्ज बनता है, और टेक्निकल ग्राउंड्स को हम ये अलाउ कि वो जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के बीच में आए, और इसलिए आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 120B को जोड़ना पड़ेगा, और 4 हफ्ते अदालत को, लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि चार्जेस फ्रेम किए जाएं और उस पर केस चलाया जाए। तो मैं समझता हूं कि देखिए बहुत दुखद है कि 25 साल लग जाते हैं, और इसी मसले में, यानी कि इस मसले के बाद जो बॉम्बे में रॉइट्स हुए उसमें फैसला आ जाता है, और जो मसला पहले होता है उसमें फैसला नहीं आता है। तो मैं कहूंगा कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, यानी देर तो जरूर हुई है, यानी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तो कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि क्रिमिनल चार्जेस चलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए जो भी साहब बोल रहे हैं मैं इनको पहचान नहीं रहा हूं, मैं बहुत शांति से इनको सुन रहा था, ये भी शांति से सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, जी बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने बोल दिया 25 साल से मुकदमा लटका के रखा, लेकिन इससे पहले तो वहां सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में फैसला चल रहा था राम मंदिर का। अगर वो फैसला आ जाता तो ये शायद स्थिति ना होती। ठीक है, आपने अपनी बात। तनवीर अहमद साहब, पॉलिटिकली अगर इस पूरे केस को आप देखें तो ये हम सब जानते हैं कि बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे का फायदा ही फायदा हुआ है, लेकिन आज इस फैसले के आने के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार ये बात चल रही है कि अगर 2 साल में ये केस जो है ये किसी नतीजे तक पहुंच भी जाता है, सजा का ऐलान हो भी जाता है बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ, तो इसका पॉलिटिकली फायदा होगा बीजेपी को, ना कि नुकसान। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? आपने बिल्कुल आपने सही कहा है। बीजेपी को दोनों हालात में फ़ायदा है। अगर उनको सज़ा होती है तब भी फ़ायदा है, अगर सज़ा नहीं होती है तब भी फ़ायदा है। और टाइमिंग्स बड़ी अजीबोगरीब हैं। 2 साल के अंदर फ़ैसला आना चाहिए। अगर 2 साल के अंदर फ़ैसला आ जाता है तो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले ये फ़ैसला हो सकता है आएगा। अगर मान लीजिए सज़ा हो जाती है तो बीजेपी को हिंदू वोट पोलराइज करने के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा और एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि उनको ये बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि वो इन दिनों में क्या क्या अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से उन्होंने काम किया, कितनी सबका विकास सबका साथ वाला काम किया, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए, कितना इकोनॉमी को इम्प्रूव किया। इन सारे चीज़ों से और ये सारे हिसाब किताब देने से वो बच जाएंगे और उस मसले को इतना गर्म करेंगे कि आने वाला इलेक्शन उनके लिए गोया सिक्योर हो जाएगा। मेरा ये मानना है। अब ये बहस के उन्होंने साजिश में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था वो तो अब कोर्ट तय करेगी। लिया था इसीलिए तो केस बन रहा है और चल रहा है। सुन रहे हैं ना आप, विन विन सिचुएशन है आपके पास। भाई इस्तीफों से आपने पहले ही इनकार कर दिया कि इस्तीफे का सवाल होता नहीं। अब जब जो तनवीर अहमद साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर सजा हो जाती है तो भी फायदा, नहीं होती है तो भी फायदा। अगर तनवीर अहमद साहब कह रहे हैं कि जनता इतनी
इस तरह सिंप्लीफाइड डिसीजन लेती है तो फिर तो ये क्यों नहीं फायदा उठा लेते। अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि जनता, अगर आप जनता की भावनाओं को आप एक्सप्रेस करते, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, जनता जो चाहती है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको कानून के दायरे के तहत इम्प्लीमेंट करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, इस देश की मेजॉरिटी जनसंख्या जनता चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हमारे मैनिफेस्टो में वो लिखा है, कोई हम छुपा के नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि मंदिर बने, जनता भी ये चाहती है, लेकिन कैसे बने, कानून के तहत बने। तो इसमें इतनी स्पष्ट बात इन्हें समझ नहीं आ रही और अपनी कहानियां गढ़ के ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, ये इतनी तो स्पष्ट बात नहीं है ना, ये तो जैसे आप ख्याली पुलाव बता रहे हैं, या ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। मेजॉरिटी जो चाहे वो आप समीर भाई, एक बात और मैं खड़े हो जाएगा। ये तो आप बतौर सरकार में रहते हुए नहीं कर सकते ना। नहीं समीर भाई, समीर भाई बात सुननी पड़ेगी ना जी। नहीं देखिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। नहीं समीर भाई, एक और बात कहना चाहता हूँ कि ना वहाँ पे मंदिर था ना मस्जिद थी, वह एक विवादित ढांचा था, इसलिए गलतफहमी में ना रहे कि वहाँ मस्जिद को तोड़ा या कुछ का, वो एक विवादित ढांचा था। नहीं, चक्रपाणी महाराज तो कह रहे हैं ना, वहाँ पर पूजा हो रही थी, रामलला की मूर्ति विराजमान थी, तो मंदिर हुआ वो ढांचा पूरा और मंदिर तोड़ दिया गया। मैं तो चक्रपाणी जी ठीक कह रहे हैं। मैं कह, देखिए रावत साहब भी कह रहे हैं ठीक है ना, वह विवादित ढांचा था, उसके ऊपर भव्य मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य है, वो हमारी इच्छा है, जनता की इच्छा है और हम उसे बनाएंगे, लेकिन कानून के दायरे के तहत बनाएंगे। अगर हमारी इतनी स्पष्ट बात आपको नहीं समझ आ रही और चक्रपाणी जी की गोल घुमावदार बात समझ आ रही है, तो फिर तो ये तो आप बताएंगे ना इसका जवाब। हम तो बहुत साफ स्पष्ट कह रहे हैं, चक्रपाणी जी कहाँ घुमा फिरा के क्या कह रहे हैं वो तो वो जवाब हमारे साथ मौजूद। लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं शहजाद, लेकिन ये जो आपराधिक साजिश की बात हो रही है, ये तो केस चलेगा, 2 साल में इसका फैसला होगा, लेकिन उमा भारती तो साफ साफ कह रही हैं कि कोई आपराधिक साजिश जैसी बात नहीं थी, जो था खुल्लम खुल्ला था और सबकी स्पीचेस मौजूद हैं। उस वक्त कैसे भड़काऊ बयान दिए गए और मंच पर चढ़कर कैसे लोगों को ललकारा गया, उकसाया गया, जिसके बाद उन्माद हावी हुआ लोगों पर, ये तो सबको पता है ना। उमा भारती तो साफ तौर पे कह रही हैं कि जो था खुल्लम खुल्ला था और मुझे गर्व है इसका कि मैं उस अभियान से जुड़ी। और इसमें कहां पे आपराधिक साजिश है? बात ही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। अभी तो आपराधिक साजिश का केस तो चल ही रहा है ना अग्रवाल साहब। ठीक है, शहजाद को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। चोरी और सीना जोरी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यहाँ पे हम तो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। नहीं, ये बोलते रहे, इनका अधिकार है, इनका 80% टाइम भी इनको ही मिला है, क्योंकि बाकी तो 20% में आ गए ना सारे। बोलिए आप। अब बोलने की परमिशन है कि आप हम लोगों को यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले आपकी। ऐसा है कि जो ये कह रहे हैं, उमा भारती की अगर इतनी हिम्मत है और इतना उसमें ताकत है तो जाके एफिडेविट में कहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। वहां पे तो 153 और 153 बी के केस में कहती है वो कि नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम लोग तो बड़े मासूम लोग हैं। और यहाँ टीवी के सामने आके कहती है कि हम लोगों ने खुले में किया, तो जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने कह जाके। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, ये मुल्क में बहुमत का राज नहीं है, इस मुल्क में कानून का राज है, ना अल्पसंख्यक का राज ना बहुमत का राज। वहां पे कोर्ट केस चल रहा था, जैसे सभी लोगों ने बताया कि वहां पे मंदिर मस्जिद के नाम पे कोर्ट केस चल रहा था। ये कानून के और संविधान के जो पुजारी बैठे हैं यहाँ पे भाजपा के लोग, जब कानून और सुप्रीम कोर्ट के तहत एक केस चल रहा था तो किसने इनको अधिकार दिया, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, विवादित ढांचा हो, उसको जाके छुएं? ये अधिकार कहां से मिला? ये अभी कह रहे हैं ना कि कानून में रहते हुए बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए नहीं बना सकते। तो भैया ये कानून का पालन और सुप्रीम कोर्ट के का पालन आपने तब क्यों नहीं किया जब उसको तोड़ना नहीं था? चाहे वो उसको मंदिर कहिए या मस्जिद कहिए, जैसे चक्रपाणी महाराज कह रहे मंदिर है वो, जो भी था वो, आपको हक किसने दिया उसको तोड़ने का? और उसके बाद, और सिर्फ एक ढांचा नहीं टूटा है, ढांचा टूटने के बाद हजारों लाखों लोगों की जाने गई, दंगे हुए, उसकी षड्यंत्र और उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप इसके अधिकार नहीं है कि आप तय करें किसने कौन आक्रोश में क्या कर गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो आपने किया है वो एक क्रिमिनल केस है और उसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। पर ये जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग भी देखिए सर आप, टाइमिंग सिर्फ इतनी है कि अडवाणी जी को राष्ट्रपति के वहां पे नहीं भेजना है। ये तो लालू यादव वाली बात कर दिया। नहीं, ये विनय कटियार वाली बात की है मैंने। हाँ, वो कैसे? विनय कटियार कह रहे हैं षड्यंत्र है सीबीआई का। और सीबीआई कौन चला रहा है? क्या यूपीए सरकार चला रही है या नहीं? मोदी तो वो जी चला अब रहे तो हैं? बात हो रही ना कि तोता आपके राज में जब था तो कैद में था। चलो एक काम सोचो, केज था वो, मेरी बात अब आजाद हो गया। मेरी बात तो सुनो। हमारे यहाँ पे तोता पिंजरे में था। अब कौन सा इन्होंने आजाद किया? अमित शाह के लिए भी तो तोता अब जाके बोल गया कि नहीं अमित शाह तो बेगुनाह है। इनके लिए भी तो बोल ही रहा है। तो ये तोता मोदी जी के पिंजरे में है। तो मोदी जी ने तोते को इसलिए आजाद क्योंकि अडवाणी जी को पिंजरे में डालना है। तो ये बता दें हमें। ठीक है हफीज गांधी साहब, आपको ये बात थोड़ी सी चौंकाती है क्या कि सीबीआई नाम का तोता इतना आजाद हो गया है कि अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ही आपराधिक साजिश का केस चले, ये सीबीआई कहती है कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट उसे मानता भी है। कुछ ज्यादा हैरानी तो नहीं होती आपको इस पर? देखिए समीर जी मसला समीर भाई, सीबीआई बड़ी विडंबना है इस वक्त, क्योंकि आप ये देखिए डिफरेंट केसेस में सीबीआई बहुत ज्यादा स्टैंड बदलती रहती है। इस केस में भी ऐसा हुआ है कि सीबीआई ने स्टैंड बदला है, लेकिन एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में वो कह चुके हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश मैं समझता हूं कि सीबीआई के पास बचती नहीं है। यहां पर भी आप देखें सीबीआई ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम जॉइंट ट्रायल के फेवर में नहीं है, बल्कि हम जो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है उसको वापस लाने में बस इंटरेस्टेड है, यानी कि हमारी रेस्ट्रिक्टेड अपील है। रेस्ट्रिक्टेड अपील कहां तक है कि हम 120B का चार्ज तो चाहते हैं लेकिन जॉइंट ट्रायल में हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये सीबीआई का स्टैंड था। अगर आज आप देखें तो मैं समझता हूं कि सीबीआई का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टैंड है वो सीबीआई की विडंबना है कि बार बार बदल नहीं सकती। ये जो तोता है उस तोते का इस्तेमाल हर सरकार करती आई है, इतना कहूंगा। साथ में मैं एक बात और कहूंगा कि बंसल साहब जो यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी से, इनकी पार्टी कहती कुछ और है करती कुछ और है। जितने भी डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ अग्रवाल साहब हैं, इनकी पार्टी का उनमें कोई भरोसा नहीं है और इसको ये कमजोर करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया और इनकी सरकार थी यहाँ पर कल्याण सिंह की सरकार, और उस एफिडेविट के कोई मायने नहीं है इनके लिए, और उसके बावजूद भी ये भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों को उकसाते हैं और बाबरी मस्जिद को जो है ढहाते हैं। अगर इनको इतना ही भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में तो ये क्यों कहते हैं कि ये आस्था का सवाल है, हम जो है नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे। भाई जो सुप्रीम कोर्ट कह दे उसको आप मानिए। अगर आपका कानून में इतनी ही आस्था है तो इस मानिए। आपके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? आपके प्रवक्ता अभी बाहर जाकर देख लीजिए, कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला हमने किया है, हम जो है ये आस्था का सवाल है, हम सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसके बाद हम पार्लियामेंट जाएंगे। तो यहां पर आस्था नहीं दिखती है, यहां पर दिखता है कि आप जबरन जो है एक चीज को करना चाहते हैं। वो मैं समझता हूं इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है गांधी साहब, लेकिन उससे पहले चक्रपाणी महाराज एक छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा आपसे। बहुत ज्यादा यहां पर बार-बार आपराधिक साजिश का जिक्र हो रहा है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ, क्या वो बिना साजिश के अंजाम दिया जा सकता था? बहुत छोटा सा सवाल है, ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। देखिए ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्बास साहब, जैसे अग्रवाल साहब भी कह रहे थे वहाँ न मंदिर था न मस्जिद था। सवाल इस बात का है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो ताला खुलवाया था किसी मस्जिद का नहीं खुलवाया था, उन्होंने मंदिर का खुलवाया था और पूजा हो रहा था वहाँ पे। 1949 में 30 दिसंबर की अर्धरात्रि को जब शिव लाला का प्रकट्य हुआ उसके बाद से वहाँ पूजा पाठ हो रहा है। ये कैसे बोल दिए कि वहाँ मंदिर नहीं था? मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था। सवाल इस बात का इन्होंने जानबूझ करके उस माहौल को खराब कर दिया। राजीव गांधी ने खुलवा दिया था ताला, सभी हिंदू पूजा कर रहे थे, अब उसकी विस्तार होने की वो थी, लेकिन इन्होंने इनकी राजनीतिक सनक आई और भगवान राम को भी राजनीति में डाल दिया और उसका जो है बस ऐसी तैसी कर दिया और मंदिर को वो कर दिया। आज रामलला टेंट के नीचे है और 5-5 साल के बाद टेंट बदले जाते हैं। तो सवाल इस बात का वहां का मुसलमान भी देख करके रोता है कि बताओ तुम्हारा भगवान भी इस तरह से टेंट पे है। तो ये इनका कारण यही तो है ना। तो इन्होंने जब मंदिर तोड़ा तो उसको कम से कम उतना तो बना दे, बनाने के नाम पे बताते ही नहीं कुछ, बोलते ही नहीं कुछ। हमने जाकर के कई बार सरकार से मिला कि कम से कम फास्ट यानी आप ये मान रहे ना कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ बना रहेगा, वो तो साजिश का हिस्सा था और बगैर साजिश के ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये मंदिर के खिलाफ एक साजिश था और हमारे मंदिर को ध्वस्त किया गया। बीजेपी को ये चाहिए कि तत्काल, अब केंद्र में प्रदेश में सरकार है और केंद्र में हम लोगों ने भी सहयोग किया था, अब तत्काल उसको कम से कम उतना तो बना दे अभी वर्तमान में जितना इन्होंने तोड़ा वही प्रायश्चित कर ले। अब उसमें इधर उधर की बातें न करें। और माननीय तीनों जजों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ में जो कुछ हुआ वो खुल्ला हुआ।
जो कुछ हमने कहा वो सबने देखा कोई और भी मुझे गर्व है इस बात पर। कोई साजिश नहीं थी समीर भाई जी, मैं वहां मौजूद था, 3-4 दिन मौजूद था। ये एक लोगों में आस्था थी, और जब आस्था जुनून में परिवर्तित होती है, चाहे वो कावड़िया की बात हो और चाहे वो ताजिया की बात हो और चाहे किसी फंक्शन की बात हो और चाहे आप साउथ के अंदर जो मेले होते हैं उनकी बात हो, इस जुनून में इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। साजिश किसी भी नेता की नहीं थी। ये पब्लिक ने, जो अभी यहाँ गांधी साहब बैठे हैं, वो ये हमें यहाँ पर लेक्चर दे रहे थे, इन्हीं के नेताजी ने अभी अभी कहा था चुनाव में कि मैंने गलती की और मैंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। और सीबीआई के तोते की बात कर रहे हैं। तोते के लिए तो मुलायम सिंह साहब बंद रहे, 10 साल मनमोहन सिंह को सपोर्ट करते रहे, वो तोते के कारण ही तो किया था गांधी साहब। इसलिए ये साजिश का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, और इन नेताओं के ऊपर किसी प्रकार का साजिश का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। वह मंदिर बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी डे टू डे इस प्रकार से सुनवाई कर रही है, उसी प्रकार से राम मंदिर के निर्माण के लिए भी डे टू डे सुनवाई करनी चाहिए, जिससे फैसला खत्म हो जाए और देश में अमर चैन आ जाए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और अहम सवाल ब्रेक के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर यह उम्मीद जगी है कि बाबरी विध्वंस केस में जल्द ही फैसला होगा। 2 साल का एक पीरियड भी रखा गया जिसके अंदर इस केस को खत्म किया जाएगा। तो इंसाफ की अब जल्द उम्मीद एक जगी जरूर है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को आपराधिक साजिश केस नहीं चलाया जा सका उनके खिलाफ अभी तक, क्योंकि वो महामहिम है, इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल हैं। लेकिन उम्मीद जरूर जताई गई है कि कल्याण सिंह अपना पद छोड़कर, इस्तीफा देकर ट्रायल का सामना करेंगे। और ये कल्याण सिंह वही हैं जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे, और बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो किया है मैंने किया है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो सजा दी जानी चाहिए मुझे दी जानी चाहिए। आपको लगता है कि यह मुमकिन होगा, वो इस्तीफा देकर ट्रायल का सामना करेंगे? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात जो उमा जी ने कहा या बाकी लोग भी कह रहे हैं, हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि उस आंदोलन में हमारी भागीदारी थी, हमारे नेताओं की थी, हमारे कार्यकर्ताओं की थी, सबकी थी। हम उस आंदोलन को का मतलब था कि हम वहाँ पे राम मंदिर चाहते थे, भव्य राम मंदिर बने अयोध्या में, वह एक बात थी। लेकिन उसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो ढांचा दहाया गया, उसका वो कोई प्री प्लान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो यह स्टैंड है। जब हमारा यह स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और कल्याण सिंह जी तो वहां पे मुख्यमंत्री थे, वो तो वहां पे थे भी नहीं, तो फिर उनका उसमें इस्तीफा देना और ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी तो चार्जशीट हुई है, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में इसको मतलब सस्टेनेबल नहीं माना गया था। रहते हुए अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या कल्याण सिंह का मौके पर मौजूद होना जरूरी था? क्या एक मुख्यमंत्री का मौके पर रहना जरूरी थोड़ी है? वो बहुत कुछ वैसे भी करवा सकता है। उन्होंने बाकायदा खुद ये बात कही थी कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो सजा मिलनी चाहिए मुझे मिलनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि अब नैतिकता के आधार पर उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए, ट्रायल ज्वाइन करना चाहिए? जो है नहीं तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे नरसिम्हा राव, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेती है क्या? तो यह बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि आंदोलन में भागीदारी का मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भाग होना नहीं है। यह हमारा स्टैंड है, स्टेटेड स्टैंड है, कोर्ट में स्टैंड है, और उस स्टैंड को हम जस्टिफाई हाई कोर्ट ने हमारे स्टैंड को किया है। तो हमारा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह यह डिस्चार्ज हो जाएगा और 2 साल में ठीक है। शहजाद आपका जवाब देना चाह रहे हैं, और शहजाद कांग्रेस पार्टी जब इस्तीफा मांग रही है तो उमा भारती कह रही है कि 1984 में एक और बात मैं कहना पार्टी का क्या रुख था और कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था। कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा मांगने का हक ही नहीं है, और मैं इस्तीफा दूंगी भी नहीं। ऐसा है, पहले उमा भारती की बात का जवाब देते हैं। उमा भारती ने आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर भी, अरे बाप रे यार, ये आप बोलते रहो, आपको तो 10-15 मिनट बोलने के लिए लग जाते हैं, हर बार बीच में बोलते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे उन्होंने आरोप लगाया कि इनके ऊपर केस होना चाहिए।
3.5 साल से मोदी की सरकार है, इससे पहले 6 साल वाजपेयी की सरकार थी, 84 से लेकर 2017 तक कई बार गैर कांग्रेसी सरकारें थी। अगर उन्होंने कुछ किया था तो उनके ऊपर केस लगाने में गोपाल जी और उनके साथीदार उमा भारती लगाते केस। आज कौन तय करता है? भाजपा कह रही है हमने षड्यंत्र नहीं किया, तो आप मान लेंगे षड्यंत्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू है कि नहीं है इस मुल्क में? सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें जांच के, और ये कह रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिद्ध हो गया। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गलत कहते हुए कहा है कि इस पे होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि षड्यंत्र क्या खुले में होता है? परिभाषा के तौर पे षड्यंत्र जो होता है वो बंद कमरों में होता है। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कह दिया कि उनकी पार्टिसिपेशन है। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई तथ्य नहीं थे तो उन्होंने क्या सिर्फ अपने मजे के लिए आडवाणी जी को और कल्याण सिंह को और बाकी लोगों को उन्होंने तो कहा है केस चलना चाहिए। बातें करते बच्चों जैसी बातें करते, या तो आपको ज्ञान नहीं है या तो आप लगता है आपको कि सारे लोग राहुल गांधी। दूसरी बात, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कीजिए आप लोग नेशनल हेराल्ड में। अरे सोनिया गांधी राहुल गांधी को छोड़ो और मेरी बात सुनो। अरे भैया तो आप जाके परस्यू करो ना, कौन रोक रहा है आपको? कोर्ट तो का फिर आप भी तो लाते हो। एक बात उन्होंने कही अग्रवाल साहब ने कि अगर कल्याण सिंह की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं, तो मेरी बात से तो फिर तो नरसिम्हा राव की जिम्मेदारी। फिर आप कोर्ट का फैसला दो। उसी पे आ रहा हूं बाबा, सुन लो ना, सुन लो जरा। हाँ तो साजिद पूनावाला से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार कोर्ट के इतने अरे आप पूछना बंद करो, आप सरकार ने जवाब दिया करो जरा। हाँ अच्छा, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, तब तय हो जाएगा। सुनिए, ठीक है। आप देखिए, ये कोर्ट का फैसला 2 साल में आ जाएगा, तब बोलिएगा। आप क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। आप इनको रोको, इन पे लगाम लगाओ। आप ही बोल रहे हैं फिलहाल, आप ही बोल रहे हैं। उनके ऊपर लगाम लगाओ, वरना उनके मौके पे इनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ना धमकी ना दीजिए। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं वही करता हूँ जो मुझे मिलता है। जी, ठीक है, बोलिए। ठीक है, जहां तक सवाल है नरसिम्हा राव बनाम इनका, तो नरसिम्हा राव के ऊपर कोई केस बना है क्या? कल्याण सिंह जेल गए, लीबरहैंड कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी नरसिम्हा राव का क्या रोल था और इन लोगों का क्या रोल था? कल्याण सिंह की राज्य सरकारों की निगरानी में कानून व्यवस्था होती है। नरसिम्हा राव क्या वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा के बैठे थे क्या? तो ये सारी बचकानी बातें। और अगर नरसिम्हा राव थे जिम्मेदार तो इन लोगों ने उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं किया? अपने लोगों पे केस करवाने के लिए ठीक थे, पर बाकियों पे केस क्यों नहीं करवाया इन्होंने? तो ये सारी हम नहीं कह रहे जिम्मेदार थे ना, कि तुलना करना ये गलत है तो वो भी गलत है। ये सारी चीजें कुछ नहीं है। आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि आपको किसने हक दिया? वहां पे जो भी ढांचा था, मस्जिद था, मंदिर था, उसको हाथ लगाने का आपको किसने हक दिया? और उसके बाद जो दंगे हुए उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी उमा भारती की है, ये सारी जिम्मेदारी कल्याण सिंह की है। ठीक है, देखिए समीर भाई, कांग्रेस की सरकार थी तो इतने कत्लेआम हुआ, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरदार साहब ये कहा ना, क्या उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? नहीं, आपकी सरकार उसका करेगी ना, जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। आज की तारीख में पंजाब इलेक्शन हम इतने बड़े मार्जिन से जीते, क्या सिखों ने अपने खिलाफ वोट कर दिया? नहीं, आपने ऐसे तो हम भी सिखों ने खिलाफ कर दिया वोट। पहली बात, दूसरी बात, आपने ये प्रोपेगेंडा, अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। आप पहली बात, पंजाब में जो प्रोपेगेंडा नहीं चला वो पूरे मुल्क में नहीं चलेगा। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आपको किसने रोक के रखा है केस करने के लिए? आप कीजिए ना, जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट तो आपकी सीबीआई अभी दे रही है, अभी दी है 2015 में क्लीन चिट। अरे ये तो तैयारी तो बहुत पहले से हो रखी थी। अच्छा, ये तो आपकी सरकार तो मोदी जी असमर्थ है ना? मोदी जी असमर्थ है, फिर मोदी जी असमर्थ है। ठीक है, एक मिनट। अब्दुल हफीज गांधी साहब, साथ ही साथ एक और मामला भी चल रहा है इस पूरी जमीन के विवाद को लेकर कि वहां राम मंदिर हो या फिर मस्जिद के लिए जमीन दी जाए, यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है। और बार बार बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता है कि भाई मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मस्जिद के लिए जो जिद है अपनी वो छोड़ देनी चाहिए। और मुस्लिम तबके से भी यह आवाज बार बार उठी है क्योंकि वो राम जन्म भूमि है और कोर्ट ने भी इस बात को माना, इसलिए राम मंदिर वहां बन जाए और मुस्लिम जो तबका है वो अपनी जिद छोड़ दे। ये बातें बार बार कही जाती हैं। आपको लगता है कि उससे पहले इस बाबरी विध्वंस केस का फैसला होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि भरोसा तो उसी से बनेगा ना कि बाबरी डिमोलिशन हुआ और उसके जो जिम्मेदार लोग थे उनको सजा तो हुई, उसके बाद होगा ना भरोसा। उधर से बंद करके ऑन करना इसको।
देखिए समीर जी, जो ये कंसिलेशन की बात चलती है, बहुत बार इस तरह के प्रयास हो चुके हैं, कोशिशें और काविशें हो चुकी हैं। चंद्रशेखर जी के ज़माने में भी हुआ और वाजपेयी जी के ज़माने में भी इस तरह की बातचीत चली थी, लेकिन इसका कोई बहुत मुकम्मल जो है सोल्यूशन निकलता नहीं है। और इसलिए हमारा मानना है कि ये सोल्यूशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। और आप देखिए कि दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए लेकिन राम मंदिर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कहा तो फिर क्या ये मानेंगे? तो ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और हाँ, एक अभी जो डिस्कशन चल रहा था आपका, एक बात बताऊंगा कि हमें तथ्यों और एविडेंस को भी देखना चाहिए। देखिए 2009 में लिबरल कमीशन की रिपोर्ट आई। उस लिबरल कमीशन की रिपोर्ट ने बीजेपी के नेताओं को ब्लेम किया है कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग पीपल, ये भड़काने में थे। इसी तरह से सीबीआई ने भी एविडेंसेस दिए हैं और ये कहा है कि 5 दिसंबर 1992 को विनय कटियार जी के यहाँ ये मीटिंग हुई जिसमें ये साजिश हुई। और आप देखिए कि 1986 से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा का पूरा जो है आंदोलन अपने हाथों में लिया हुआ है। और किसी जगह आप लाखों कार सेवकों को बुलाते हैं तो ये भी अंदेशा होगा कि वो अगर आपके हाथ से निकल गया तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इनके दिमाग में थी और ये चाहते थे कि ऐसा हो। और साजिश नहीं है यहां पर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। साजिशन ये सारा का सारा किया गया है क्योंकि लाखों लोगों को बुलाना और फिर जो भड़काऊ भाषण देना, और ये चार्जेस इन पे लगे भी हैं 153A 153B 505, ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं पहले आडवाणी जी और सारे के मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती जी पे लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा एविडेंस से और लिबरल कमीशन की रिपोर्ट से पूरा का पूरा साफ है कि बीजेपी के नेताओं ने लोगों को भड़काया और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ये सारी चीजें की हैं। और अभी भी ये धार्मिक भावना भड़का रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो संविधान से नहीं चलती है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चलती है। ये पूरा ग्रांड हिंदू कंसोलिडेशन में बिलीव करते हैं। ये नहीं समझते कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स क्या होती है, या आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है। मैं समझता हूं इन सारे के सारे कंसेप्ट में इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर भारत को बांध के रखना है, भारत को विकास के रास्ते पे ले जाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में भरोसा होना चाहिए और इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भरोसा होना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा और ये फैसला हर किसी को मान्य होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आस्था का मसला है। चक्रपाणी महाराज, आपको लगता है कि अगर इस केस में आपको तो ये भाषण ही लगेगा? समीर भाई जी, एक मिनट अग्रवाल समीर भाई प्लीज, दूसरों को भी समीर भाई, ये लंबा भाषण के बाद मेरे को बिल्कुल आप भी बोल रहे थे, हम तो सुन ही रहे थे आप गांधी जी के, तो मुझे चक्रपाणी महाराज, आपको लगता है कि आप जो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मिलकर एक समझौता कर लें, वो भी तभी संभव हो पाएगा, वो भरोसा भी तभी जग पाएगा किसी भी कौम में जब बाबरी विध्वंस केस का जो फैसला है वो जल्द से जल्द आ जाएगा, इस दोषियों को सजा मिल जाएगी? लगता है आपको इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, आप ये देखिए कई अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में बाहर वार्ता कर लीजिए, जबकि हम लोग कई सालों से वार्ता कर रहे हैं, काफी हद तक कई बनता है। उसी में जो वहां के अधिवक्ता है, जो बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी वो इस तरह की बयान दे देते हैं जिससे और तनाव बढ़ जाता है। सवाल इस बात का है कि जब वार्ता होने लगती है तो कोई न कोई बीजेपी के नेता ऐसे बयान दे देगा कि और माहौल खराब हो जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि इस बात पे ध्यान देना होगा कि ये मनसा ही नहीं है इनकी कि किसी भी तरीके से इस समस्या का समाधान हो, वहां पे मंदिर बने। एक तो मंदिर भी तोड़ दिया जो रामलला ऐसे टेंट में है, तो इस समाधान चाहते नहीं है। अब तो सरकार केंद्र में प्रदेश में इनको तत्काल उसका निराकरण करना चाहिए, लेकिन ये कुछ आज तक देखो 3 साल हो गए उस पर कुछ करते नहीं, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाते नहीं। तो देखो हिंदू समाज तो बहुत ही अपने आप में दुखी है इस बात को लेकर के, और एक इन्होंने सपना दिखा करके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बताओ, आज एक अलग बयान इन्होंने दे दिया कि नहीं वहां पे मंदिर था न मस्जिद था। अरे जब मंदिर मस्जिद नहीं था तो इतने 49 से पूजा हुई जा रही है, उसके पहले से पूजा हो रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने ताला खुलवाया और पूजा हो रही थी, और आप कह रहे हो कि वहां मंदिर ही नहीं था। मंदिर नहीं था तो ताला किसका खुलवाया भाई? ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से वो चुप है, सुन लीजिए। जी तनवीर अहमद साहब, समीर भाई, बहुत सारे शिकायतें हो गई है, बहुत सारे आरोप हो गए हैं, ये अब आजाद हो गया है इसलिए बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चले, ये बात इस तोते ने, सीबीआई ने कही सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन साथ ही साथ एक तर्क और दिया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तोता जो है वो आजाद नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा आज्ञाकारी हो गया है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रपति पद की रेस में बने रहें।
क्या ये आपको बेतुकी बात लगती है या फिर इसके पीछे भी कोई लॉजिक दिखता है? हाँ, लॉजिक और जो जनरल प्रैक्टिस है उससे ऐसी बात तो मालूम समीर होती भाई, है, बहुत इसमें सारी कोई बातें दो राय हैं। नहीं है और सब लोग जानते हैं, सबके सामने ये बात है कि जो भी मरकज में हुकूमत आती है उस सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सीबीआई को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती रही है और इसकी बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे नतायज हम देख चुके हैं। तो उनको देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस करेंगे और कुछ इस तरह से खेलेंगे कि जजमेंट फेवर में आए। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है कि हर लिहाज से बहरहाल बीजेपी को फ़ायदा है। अगर कल्याण सिंह इस्तीफा दे के आते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी अनकरीब गुजरात और कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले हैं। वो कहेंगे कि देखो हमने राम मंदिर के लिए इतनी कुर्बानी दी और हमारे गवर्नर ने कुर्बानी दी, वो इस्तीफा दिए और अपने आप को पेश किए। तो ये किस तरह अब बीजेपी परसू करेगी उस पर ये सारा डिपेंड करेगा और वो जो फ़ायदा लेना है उस फ़ायदे के लिए जाहिर बात है सीबीआई को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। एक्सप्लिसिटली कहना तो मुश्किल इस्तेमाल है, करने की। लेकिन देखिए गोपाल प्रैक्टिस ये कृष्ण अग्रवाल साहब, बताती वही है। बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है कि अभी भी सीबीआई का इस्तेमाल ही किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लालू यादव जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दरअसल राजनीतिक साजिश है और इसके तहत लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम साफ कर दिया गया राष्ट्रपति पद की रेस से। देखिए, यह जो बात है इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आडवाणी जी को राष्ट्रपति बनना पार्टी तय करती है, मुरली मनोहर जोशी को करता है तो वो पार्टी के अपने उसमें है, डोमेन में है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उसे सीबीआई का सहारा लेना, नहीं बनाना है तो भी पार्टी के लीडरशिप के हाथ में है। अगर ये तो बात नहीं है कि हमें सीबीआई का सहारा लेना चाहिए, कोई कंपल्शन है कि कहीं कमिटमेंट कर दिया ऐसी, ये सब उल्टी सीधी बातें हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया। तो वो कहते हैं डेमोक्रेसी में हम विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। तो डेमोक्रेसी में तो विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में करते, तो जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को चुना हुआ है, फिर उन्हें क्यों ऑब्जेक्शन है? अगर कानून में विश्वास करते तो हम तो कह रहे कानून के तहत ये बनेगा। वो कहते हैं कानून में हम विश्वास करते हैं, लेकिन अभी कानून का फैसला आया नहीं है। और सुनो पूरी बात, कानून का फैसला आया नहीं है। 70 साल जो पार्टी चली गई उसका सम्मान क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि 70 साल कुछ हुआ नहीं, आप लोगों को तो नकार दिया, 70 साल आप लोगों का भी सम्मान करो। आप ठीक है, पहले कहो 70 साल ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, वक्त खत्म हो चुका है, जल्दी से सजा की पूरी बात करने दीजिए। नहीं, पूरी बात करने दीजिए मुझे, इतनी देर मैंने सुना है, फिर पूरी बात सुन लीजिए। एक तरफ तो कानून का विश्वास की बात करते हैं, दूसरे अभी कानून का फैसला आया नहीं है और इनको कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा मान रहे हैं। तो अभी बैठ जाइए, कानून का फैसला आने दीजिए, फिर देखे जाएगा। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आज उनको पद्मश्री दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मश्री दिया ढांचा था 13 लोगों को मिलकर। सुनो विवादित ढांचा था, अभियुक्त बनाया है, समझा करो। हमारा इच्छा है, सुनो जानता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। चाहे मंदिर गिरा है, मस्जिद गिरा है, उनको अभियुक्त बनाया आज। चलिए अग्रवाल साहब, नहीं मिला उनको। चलिए अग्रवाल साहब, शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया इस डिबेट में। शहजाद पूनावाला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, तनवीर अहमद साहब, चक्रपाणी महाराज, हफीज गांधी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ नैतिकता की हो रही थी, मॉरलिटी के ग्राउंड पर क्या किसी नेता से हम ये उम्मीद करें अगर उसके खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलता है? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही थी। लेकिन नैतिकता के जिस पैमाने का हम जिक्र आजकल मीडिया में करते हैं या और लोग अपनी बातचीत में करते हैं, शायद राजनीति में वो उतना मायने नहीं रह गया है। ये कहीं ना कहीं साबित होता है और यहां पर भी हम वही चीज देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।